लेक्चर में कुछ स्पेशल डिस्कस करने वाले हैं। वो स्पेशल क्या है? वो स्पेशल है कि आज इस लेक्चर में जानेंगे कि इंडियन पैनल कोड के सेक्शन को याद करने का क्या ट्रिक है। अगर सवाल है आप लोगों से कि क्या इंडियन पैनल कोड का पूरा सेक्शन याद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और आज आपको इस लेक्चर में वो ट्रिक बताऊंगा। और इस वीडियो को बनाने का मेरा एक और ऑब्जेक्ट है कि रिसेंटली अब यूपी एपीयू का एग्जाम है, बिहार एपीयू का एग्जाम है, तो जो भी एस्पायरेंट वो एग्जाम देंगे उनको पता होता है कि जो मोस्टली क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में वो होता है बेयर एक्ट से। तो बेयर एक्ट को अच्छे से कैसे पढ़ा जाए वो भी मैं आपको बताऊंगा एपीसी के माध्यम से। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको डेली लेक्चर मिले। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है हमको कि इंडियन पैनल कोड के जितने भी सेक्शन है, टोटल कितना है अभी कितना है? 26 है। पहले 23 था, अब 26 है। इस पूरे चैप्टर को हमको बांट लेना, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले इस ग्रुप में टोटल 6 चैप्टर रखा है। आपको भी ग्रुप बनाना है चैप्टर का, वो उसका संख्या कुछ भी हो सकता है आपके सहूलियत के अनुसार। क्लियर? उसके बाद आपको क्या ध्यान देना, दूसरा स्टेप क्या है कि आपको यह देना है कि कौन सा चैप्टर कहां से स्टार्ट होता है और कहां खत्म होता है, किस सेक्शन से स्टार्ट होता है और किस सेक्शन पे खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने उठाया चैप्टर फर्स्ट, तो चैप्टर फर्स्ट 1 से 5 है, ये तो याद करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं आप लोगों को। उसके बाद देखिए चैप्टर सेकंड पे बात करते हैं। तो चैप्टर सेकंड स्टार्ट होता है 6 से 52 ए तक, है ना। चैप्टर 2 6 से 52 ए तक है। 3 53 से 75, 4 76 से 106, चैप्टर 5 अबेटमेंट 107 से 120 और चैप्टर 5A क्रिमिनल कंस्पिरेसी 20 से 20B, मतलब 20A से 20B तक ही है। तो आपको ये ध्यान देना है। तो स्टेप 2 भी क्लियर है आपका। अब आइए स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है कि आपको आज मैं बताऊंगा, इन ब्रीफ बताने वाला हूं कि कौन सा सेक्शन क्या कहना चाह रहा है। आपको यह ध्यान देना। जैसे सेक्शन 1 क्या कहना चाहता है कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, बस आपको इतना दिमाग में रखना कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताता है सेक्शन 1। ठीक है, कि इंडियन पैनल कोड कहां अप्लाई हो रहा होता है। क्लियर? मैं आपको आज हर सेक्शन को जाके अंदर पूरा डीप जाके नहीं बताने वाला हूं। आज जो बताने वाला हूं कि कैसे आईपीसी के सेक्शन को याद करना है। ठीक है, तो आप उसी दृष्टिकोण से इस लेक्चर को सुनना। और भी एक रिक्वेस्ट क्या है आप लोगों से कि आज इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे तो अपने पास आईपीसी का बेरेक्ट जरूर रखना, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? उसी तरीके से सेक्शन 2 में आपको जब आएगा तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि सेक्शन 2 क्या कहता है, उसका उद्देश्य क्या कह रहा है सेक्शन 2 का, कि अगर कोई अपराध हुआ भारत के अंतर्गत तो उसका सजा इंडियन पैनल कोड के तहत होगा। पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, है ना। उसके बाद सेक्शन 3 आइए। सेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर कोई एक्ट हुआ जो भारत के बाहर हुआ है, लेकिन अगर भारत के अंतर्गत होता तो वो अपराध माना था। अगर वो भारत के बाहर हुआ भी है तो भी उसका सजा इंडियन पैनल कोड के तहत ही होगा। दैट मीन्स punishment for offenses committed beyond India but which by law may be tried within India. क्लियर? उसी तरीके से सेक्शन 4 में आ जाते हैं, एकदम स्पीडली घुसते हैं क्योंकि उनको अच्छे से याद करना है। तो सेक्शन 4 क्या कर रहा है, यहां पे सेक्शन 4 कहता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए भारत का कोई नागरिक विदेश में अपराध किया, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान में अपराध किया, तो क्या उस भारतीय नागरिक को इंडियन पैनल कोड के तहत सजा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। अगर कोई व्यक्ति चांद पे जाके अपराध किया जो भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, अगर मान लीजिए वो व्यक्ति चांद पे अपराध किया या फिर भारत का नागरिक जाके चांद पे अपराध किया है, तो क्या उसको आईपीसी के तहत सजा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अगर वो भारत का नागरिक या वो व्यक्ति उस क्राफ्ट से, उस रॉकेट से गया है चांद पे जिसका रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ है, तो फिर उस व्यक्ति पे अप्लाई हो जाएगा इंडियन पैनल कोड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरे सेक्शन के उद्देश्य को समझना है कि वह सेक्शन क्या कहना चाहता है। आपको याद करना भी नहीं पड़ेगा, आपको कहानी की तरह सेक्शन याद हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे भी नहीं, है ना। उसके बाद आइए सेक्शन 5।
5 क्या कहता है कि कुछ ऐसे लॉ हैं जो अगर अप्लाई होते हैं आर्म फोर्सेस पे, मेंबर के आर्म फोर्सेस पे, अगर वह व्यक्ति कोई अपराध करता है, ठीक है, जैसे म्यूटिनी एग्जाम्पल लेते हैं ऑफेंस का, अगर वो हुआ है आर्म फोर्सेस के सदस्य के द्वारा, तो उस अपराधों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आईपीसी का, उसको उस आर्म फोर्सेस के लॉ के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर है? इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है सेक्शन 5 का कॉन्सेप्ट भी। तो ये देखिए आपका चैप्टर जो 1 है, प्रिलिमिनरी जो पार्ट है, वो आपका इजीली क्लियर हो गया ना। तो अब देखिए, अब आइए चैप्टर 2 में भी आपको सेम प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। वो क्या है, ये आपको चैप्टर 2 में देखना है कि उसका पहला जो सेक्शन है क्या है और उसका जो अंतिम सेक्शन है क्या है, 6 से 52A। ये जो पार्ट है ये जनरल एक्सप्लेनेशन, इसमें क्या आपको कहना है, बताया गया है कि जो भी शब्द का इस्तेमाल हुआ है आईपीसी में, उसका क्या मतलब होगा, उसके बारे में बताया गया है चैप्टर 2। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए सेक्शन 6 उठाते हैं। सेक्शन 6 क्या कहता है, डेफिनेशन इन दिस कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन। कहने का मतलब कि जो भी अपराध को परिभाषित किया गया है आईपीसी में, उसको अपराध को हमको देखना है सब्जेक्ट टू चैप्टर 4। जैसे कि देखिए हम लोग एक अपराध का एग्जांपल जैसे मर्डर का लेते हैं, तो मर्डर का जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है कि कोई भी अगर अपराध करता है, कोई भी एक्ट करता है उस इंटेंशन से कि डेथ काउज करना है, तो वो क्या माना जाएगा, मर्डर माना जाएगा। तो कोई भी के अंतर्गत तो वो भी आ जाता है ना, जो व्यक्ति जिसका आयु 7 वर्ष से कम का है, तो क्या वहां हम ये मान लेंगे कि उस व्यक्ति के द्वारा भी मर्डर होता है? नहीं, हमको यह देखना है हमेशा कि जो व्यक्ति 7 वर्ष से कम का होता है उसको वो अपराध करने के योग्य ही नहीं होता। अगर वो किया तो उसको 4 के तहत डिफेंस मिल जाएगा। क्लियर? तो सेक्शन 6 हमको इस बात की जानकारी देती है। उद्देश्य समझना है सेक्शन क्या कहना जाता है। अगर एक बार आप सेक्शन का ऑब्जेक्ट समझ लिए तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, रटने की भी दिक्कत नहीं होगी आपको सेक्शन को। क्लियर? अब देखिए आते हैं 7 में। अब कहता है सेक्शन 7 सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, मतलब जो भी डेफिनेशन बताया गया है किसी भी मैटर का, टर्म का, उसका डेफिनेशन एक ही माना जाएगा जहां भी वो टर्म यूज हो, किसी दूसरे सेक्शन पे भी यूज हो। जैसे कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट का जो मीनिंग है वह मीनिंग सेक्शन 212 के लिए भी वही होगा, 235 के लिए भी वही होगा, सेम होगा, है ना। क्लियर? समझ में आ गया? तो 7 का भी ऑब्जेक्ट आपको क्लियर है। अब जो 8 से लेके 52A तक है, इसको आपको ऐसे याद कर लेना है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती ही नहीं है। जैसे कि देखिए 8 में क्या बताया गया है, 8 में जेंडर, 9 में नंबर, 10 मैन वुमेन, है ना, 11 में पर्सन, 12 में पब्लिक। समझ में आ रही है बात? अब देखिए 13 है क्वीन, 14 में क्या है, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, 15 में ब्रिटिश इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 16, 17 गवर्नमेंट, फिर है इंडिया 19 क्या है, जज। तो जज क्या है, जज सिर्फ वही व्यक्ति नहीं है जो डेजिग्नेटेड है एज ए जज, वह व्यक्ति भी जज माना जाएगा जो प्रोनाउंस कर सकता है डेफिनेटिव जजमेंट, है ना। 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस, 21 पब्लिक सर्वेंट, 22 मूवेबल प्रॉपर्टी, 23 रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, 24 डिसऑनेस्टली, 25 फ्रॉडुलेंटली, 26 रीजन टू बिलीव। ये सब टर्म को डिफाइन किया गया, आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, हूबहू याद कर लेना है बस, ठीक है। 27 प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट, क्लियर। 28 काउंटरफिट, 29 डॉक्यूमेंट, 29A 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। सिर्फ आपको क्या करना है, इसका जो टर्म है, जैसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, इसके डेफिनेशन को भी देख लेना है आपको बेयर एक्ट में, और कुछ करना नहीं है। आप जैसे देखोगे वैल्यूएबल सिक्योरिटी का डेफिनेशन आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्लियर? और आपको करना क्या है, सेक्शन के ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, बाकी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑटोमेटिकली उसको अडॉप्ट कर लेगा और आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे 31 क्या है, विल है। अब जैसे 32 है कि वर्ड रेफरिंग एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन, मतलब जहां पे शब्द एक्ट हुआ है इस्तेमाल
वो एक्ट के अंतर्गत इलीगल ओमिशन भी इंक्लूडेड है। जैसे कि मान लीजिए आपसे अगर हम सवाल पूछे कि कोई जैसे मान लीजिए कि मर्डर होता है, कुछ करना पड़ता है, मर्डर कुछ करके किया जाता है, लेकिन क्या अगर आपसे सवाल पूछे किसी का मर्डर बिना कुछ किए होगा, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ, बिना कुछ किए हुए व्यक्ति मर्डर किया, जैसे कि मान लीजिए नर्स है, नर्स का ये ड्यूटी बनता है कि वो पेशेंट को दवा दे, लेकिन वो इंटेंशन से नर्स जाती है कि दवा नहीं देंगे तो उस व्यक्ति का मौत हो जाएगा। वो दवा नहीं देती तो कुछ नहीं की, वो अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं की, मौत हुआ, तो यहाँ तो कुछ नहीं की, लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं करना कुछ करने के बराबर हो गया। यही कहता है हमको सेक्शन 32। 33 है एक्ट ओमिशन, ठीक है। एक्ट इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट, ओमिशन इंक्लूड सीरीज ऑफ ओमिशंस। अब देखिए ये जो सेक्शन 34, 35, 36, 37, 38, इसमें मैं अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, लेक्चर दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एक्ट डन बाय 34 कॉमन इंटेंशन। अब देखिए जब कॉमन इंटेंशन की बात होता है तो सिमिलर इंटेंशन क्या होता है ये भी जानना जरूरी होता है ना। तो जैसे कि एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। 35 कहता है व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। 36 इफेक्ट का पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन, ठीक है। अगर कोई अपराध कुछ करके और कुछ नहीं करके भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट, बहुत सारे व्यक्ति कुछ कुछ एक्ट करके कोऑपरेट करके अपराध किए हो तो सभी पे उस अपराध का लायबिलिटी आएगा, चाहे उस व्यक्तियों का जो हिस्सा है ऑफेंस में वो पूरे तरीके से नहीं है, कुछ कुछ हिस्सा है, फिर भी वो सभी व्यक्तियों द्वारा अपराध हुआ है ऐसा माना जाएगा। मैं ऑब्जेक्ट बता रहा हूं, एग्जैक्ट सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप जब मैं ऑब्जेक्ट समझ लोगे सेक्शन का तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वह सेक्शन क्या कहना चाहता है ना। और इसे देखिए पर्सन 38 है पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। बहुत सारे व्यक्ति एक ही क्रिमिनल एक्ट में सम्मिलित है लेकिन सभी को अलग अलग सजा होगा, ये बताता है आपको सेक्शन 30। और 39 वॉलंटरी का क्या मतलब होता है। ऑफेंस मींस व्हाट डिफाइंड अंडर सेक्शन 40। 41 स्पेशल लॉ। 42 लोकल लॉ। 43 इलीगल और लीगली बाउंड टू डू। इलीगल क्या होता है और लीगली बाउंड टू डू क्या होता है ये समझाया है। इंजुरी किस किस चीज का हो सकता है, जैसे पर्सन, रेप्यूटेशन, प्रॉपर्टी का होगा तो 44 इंजुरी। 45 46 लाइफ डेथ। 47 एनिमल। मतलब कहने का आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं क्या कि आपको सेक्शन के ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। और जो दूसरा स्टेप था क्या था कि कौन सा चैप्टर कहां से स्टार्ट हुआ ये देखना है और कहां खत्म हो रहा है। तो आपको क्या होगा इससे कि आपको चैप्टर का नॉलेज हो जाएगा। जैसे चैप्टर 1 क्या कहता है, चैप्टर 2 क्या कहता है, ये याद हो जाएगा आपको धीरे धीरे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चौथा जो स्टेप है दोस्तों वो क्या है, कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी किस संदर्भ में, जैसे कि मान लीजिए चैप्टर 2 मेरा खत्म हो गया, हम याद कर लिए, हमको याद हो गया अच्छे से, ऑब्जेक्ट को देख ली, समझ में आ गया क्या कर रहा है, कौन सा सेक्शन है ना। लेकिन जैसे कि हम चैप्टर 3 में जाएंगे पनिशमेंट में, जैसे 53 में पनिशमेंट है तो क्या क्या पनिशमेंट है, डेथ, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इंप्रिजनमेंट रिग्रेस सिंपल है ना, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। उसके बाद है सेंटेंस जो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ होता है। 55 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। 55A डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मतलब क्या कहना है मेरा कि आप जैसे चैप्टर 3 में घुसे, माफ कीजिएगा, आप जैसे चैप्टर 3 में घुसे ना सेक्शन को याद करने के लिए चैप्टर 3 का, तो आपको जब आप चैप्टर 3 में दिए गए सेक्शन को याद करेंगे तो आपको एक बार इसको भी रिवाइज कर लेना है ना। आपको भी ये दो जो प्रीवियस चैप्टर में जो दिए गए सेक्शन है इसको भी रिवाइज करना है। तो क्या होगा आपका कि आप आगे भी बढ़ते चले जाओगे और आपको पीछे का छूटेगा भी नहीं, और आपको धीरे धीरे करके टाइम लगेगा। मैं ऐसा कोई ट्रिक नहीं बता सकता हूं कि एक दिन में आपको सब सेक्शन याद हो जाए, ऐसा कोई ट्रिक बना भी नहीं है ना। टाइम लगेगा, लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूं पूरा सेक्शन आपके मुंह पे होगा। क्योंकि इसलिए मैं बोल सक रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा सेक्शन याद है इंडियन पैनल कोड का। अगर ये ऑनलाइन क्लास होता और आपके पास बेयर एक्ट होता और मैं आपको बोलता कि आप कहीं से भी बुक खोलो और पूछो, मैं आपको हर सेक्शन का जवाब दे सकता था। ये मेरा ये कॉन्फिडेंस है, ये मैं जानता हूं कि मैं बता सकता हूं। और अगर मुझे याद हो सकता है पूरा सेक्शन
तो मैं बिलीव करता हूं कि मैं कोई बाहर से नहीं आया हूं, आपके पास भी वही बुक है जो मेरे पास था, और जो हम कर सकते हैं तो आप भी क्यों नहीं कर सकते हैं। बस थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंसी लाना है बस, और कुछ नहीं। और बाकी यही 4 स्टेप में आपको याद करने की कोशिश करनी है। क्लियर? तो उसी तरीके से अगर आगे हम बढ़ जाएंगे तो चैप्टर 4 में आएंगे तो जनरल एक्सेप्शन को जानेंगे 76 से 106। जैसे मिस्टेक ऑफ जो लॉ है उसका हमको मिलता है, डिफेंस मिलता है 76 के तहत। तो क्या कहता है, एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड बाय लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है, या खुद को बिलीव कर रहा है कि वो बाउंड है बाय लॉ अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। उसी तरीके से जो 77 एक्ट ऑफ जज है, उसी तरीके 78 में अगर आइए तो 78 सेक्शन क्या कहता है, एक्ट डन पर्सुएंट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। 79 क्या कहता है, एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ लॉ बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ, जस्टिफिकेशन के ग्राउंड पे उसको डिफेंस मिलता है 79। उसके बाद 80 देखिए तो एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट। तो इस तरीके से आपको पूरा सेक्शन याद हो जाएगा और आपको बस इस 4 स्टेप में आपको पूरे आईपीसी को कवर करना है। तो ये जो लेक्चर है दोस्तों, अब इसको कंक्लूड करते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने 4 स्टेप को देखा। तो पहला स्टेप क्या करना है कि हमको पूरे चैप्टर को ग्रुप में बांटना है, पहला। दूसरा कि हमको देखना है कि कौन सा चैप्टर कहां से शुरू होता है, कौन से सेक्शन से, और कहां खत्म होता है। और तीसरा कि हमको सेक्शन के ऑब्जेक्ट पे बात करना है कि वह सेक्शन क्या कहना चाहता है, यह समझना है, बस। क्लियर? और जो चौथा है आपको कंसिस्टेंसी, आपको जब आगे बढ़े सेक्शन को याद करने के लिए किसी भी फर्दर चैप्टर का, तो पीछे का चैप्टर का जो सेक्शन आपने ऑलरेडी याद कर चुका है उसको आप रिवाइज कर लें, और थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पूरा सेक्शन याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका आप तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।